हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी। और हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा पूरा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पूरा टॉपिक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी किया है। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ भी आ चुका होगा। कॉन्सेप्ट पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। और अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे जो कि होगा प्रोटीन्स। ठीक है, अभी भी बहुत सारा सेक्शंस बाकी है। प्रोटीन्स के बाद है एंजाइम्स, विटामिन्स, फिर न्यूक्लिक एसिड्स भी बाकी है। सो आज होगा प्रोटीन से रिलेटेड कंप्लीट जो सेक्शन। ये लेक्चर में आपको प्रोटीन से रिलेटेड हर कुछ चीजें मिल जाएगा। ठीक है, सो ये होगा लेक्चर नंबर 3। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लिया है। और इसी के साथ चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हर वक्त बोलता हूँ, अभी अभी तुम लोगों को बोला है कि लेक्चर नंबर 1 और 2 देखना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इस चैप्टर के लिए भी जरूरी है? उतना भी नहीं। ठीक है, अगर सपोज मान लो कि तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला सेक्शन तुम बाद में भी देखते हो तो भी चलेगा। लेकिन तुम्हें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को एक ही साथ देखना पड़ेगा, मतलब एक ही यूनिट की तरह कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे पूरा ही कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितना भी है कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट किया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का कॉन्सेप्ट वहां पे कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर को तुम्हें इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है। बाई चांस अगर तुम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा है और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, पहले वो वाला सेक्शन कंप्लीट कर लो। और अगर ऐसा है कि तुम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 दोनों ही नहीं देखा, डायरेक्टली तुम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 देख रहे हो, तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन लेक्चर नंबर 3 में जो आज का लेक्चर है वहां पे हम लोग प्रोटीन्स के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन तुम लोगों को ये भी तो जानना है, तो उसके बाद तुम लोग देख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखना ही नहीं है, देखना है, लेकिन उसके बाद देख लेना। कोई मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये एक अलग ही सेक्शन है। ठीक है, ये चैप्टर को हम लोग बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आज का प्रोटीन्स हो गया, नेक्स्ट हम लोग एंजाइम विटामिन वाला सेक्शन देखेंगे, और फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड वाला सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये चैप्टर डिवाइडेड है। तो आज होगा प्रोटीन से रिलेटेड। अभी प्रोटीन से रिलेटेड चलो, मैंने यहाँ पे एक चीज तो गलत ही लिखा था। चलो इसको पहले ठीक करते हैं कि ये रिवीजन नहीं होगा, ये इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन। प्रोटीन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तुम आसपास में हर वक्त ही सुनते रहते होगे, स्पेशली आज के दिनों में जहाँ पे बहुत सारे जो यूथ है, जैसे कि तुम लोगों के उम्र के जो बच्चे हैं, सभी प्रोटीन से रिलेटेड बहुत कुछ फैक्ट्स जानते हैं। अपनी इंटरनेट से भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग कितना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो भी हम लोग बहुत ध्यान में रखते हैं। आजकल हम लोगों का डाइट बहुत ही मेंटेन रहता है इसलिए। ठीक है, तो स्पेशली जो बच्चे जिम भी जाते हैं या फिर जो लोग जिम जाते हैं वो लोग तो प्रोटीन का बहुत ध्यान रखते हैं, अपना कार्ब्स एंड प्रोटीन्स का ध्यान बहुत रखते हैं, मैक्रोस कैलकुलेट करते हैं ना। ये प्रोटीन है क्या चीज? अभी हम लोगों को पता है कि कुछ कुछ चीजें होते हैं जहां से हम लोग को प्रोटीन ज्यादा मिलता है। जैसे मान लो फिश, फिर एग, फिर मीट, यहाँ से हम लोगों को एनिमल प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मिलता है। प्लांट प्रोटीन हम लोगों को दाल से बहुत मिलता है। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह में उतना प्रोटीन रहता नहीं है। सोयाबीन में प्रोटीन्स रहता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स जहाँ से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, ये सब हम लोगों को पता है। और या फिर कितना प्रोटीन हम लोगों को डेली इंटेक करना चाहिए, ये सब हम लोगों को पता है। लेकिन ये प्रोटीन है क्या चीज, ये है क्या भला, आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? इट इज द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। ठीक है, जो लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जो एबंडेंटली पाया जाता है, वो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, चीफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स मिल्क है, चीज है, पल्सेस है, पीनट्स है, फिश, मीट, एग एक्सेट्रा, ये सब हो गया। ठीक है, किस चीज के लिए चाहिए ये सब तो हम लोगों को पता है, ग्रोथ के लिए चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए चाहिए। अच्छा, ये जो वर्ड प्रोटीन है ये किस वर्ड से डिराइव्ड है? ये ग्रीक वर्ड होता है प्रोटियोस, विच मीन्स प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रोटियोस का मीनिंग ही है बहुत ही मोस्ट एसेंशियल एक चीज। एक इतना एसेंशियल चीज को ही हम लोगों ने नाम दे दिया प्रोटीन, एंड इट इज वेरी ट्रू। हम लोगों के बॉडी में भी प्रोटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों के जो ग्रोथ है, जो मेंटेनेंस है, हम लोगों का बॉडी का वेल बींग होना, ताकि अगर तुम अभी से अपना प्रोटीन का ध्यान रखोगे, क्या जाता है तुम्हारे शरीर के अंदर, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, जो भी हो, तो तुम बुढ़ापे में भी अपना बॉडी को मेंटेन कर पाओ। ठीक है, इतना मतलब। और इवन अभी भी मतलब इन इन योर यंग एज ऑल्सो तुम अपना इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हो।
knowing about what food you are taking, what food you are consuming. ठीक है, चल अभी प्रोटीन्स होता क्या है ये सब तो हम लोगों को चलो फिर से पता ही था। पहला केमिकल जो हम एनालिसिस करते हैं ये क्या है कि जो प्रोटीन्स होता है वो पॉलीमर्स होता है। अभी पॉलीमर्स के बारे में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स वाले सेक्शन में भी आप लोगों को बताया था। पॉलीमर्स आर नथिंग बट लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स, बहुत ही लंबा चेन स्ट्रक्चर्स होगा, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स का एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, प्रोटीन किसका पॉलीमर है? प्रोटीन है अल्फा एमिनो एसिड्स का पॉलीमर। ठीक है, वो ए हो गया था, ठीक है, वो अल्फा होगा। अल्फा एमिनो एसिड्स का एक पॉलीमर होता है, मतलब बहुत सारा अल्फा एमिनो एसिड्स जब एक साथ जुड़े रहेंगे एक लंबा सा चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब CONH टाइप का जो बॉन्ड्स रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को कुछ कुछ प्रोटीन्स के बारे में समझ आ रहा है कि प्रोटीन्स में क्या रहता है। प्रोटीन्स में CO ग्रुप, मतलब CO रिलेटेड कुछ ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, और NH मतलब एक एमाइन ग्रुप भी रहेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब आइडिया आ गया ना। चलो अभी क्योंकि एमिनो एसिड से बना हुआ होता है प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा एमिनो एसिड्स के बारे में। एमिनो एसिड्स होता क्या है? Amino acids contain both acidic carboxyl group and basic amino group. In aqueous solution they form a dipolar beta ion. इसके बारे में थोड़ी देर बाद में तुम लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, which exhibits amphoteric behavior. अभी सबसे पहले ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं एक नेचुरल सिंपल सा एमिनो एसिड्स अगर तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH COOH NH2 एंड देन R ग्रुप। दिस R ग्रुप कैन बी एनीथिंग, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, कितना लंबा एल्काइल ग्रुप होगा ये भी चलो और एक चीज हो गया। फिर वो ये भी हो सकता है, कुछ रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, बेंजीन बेंजीन भी हो सकता है, कुछ दूसरा रिंग भी हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग, ये R ग्रुप कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एमिनो एसिड, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एमिनो एसिड। ठीक है, अब ये एमिनो एसिड के बारे में मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। तो अल्फा एमिनो एसिड्स कैसे नाम आ गया? डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, द एमाइन कैन बी द एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, फिर गामा, ठीक है, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। ऐसे करके हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब ये जो एमाइन ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कितने पास है, ठीक है, कितने पास है, इससे रिलेटेड ही तुम लोगों का, जैसे तुम लोगों को पता है कि नेक्स्ट कार्बन होगा तो वो अल्फा होगा, फिर देन बीटा एंड देन गामा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे जो एमिनो एसिड्स है इसमें COOH NH2 का सेम ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो मतलब ये हो गया हम लोगों का अल्फा एमिनो एसिड्स। समझ आ गया? अच्छा, ये जो हम लोग प्रोटीन को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स ही मिलता है। उसके अलावा जो जो होता है बीटा एमिनो एसिड्स भी होता है, गामा एमिनो एसिड्स भी होता है, डेल्टा एमिनो एसिड्स भी होता है। लेकिन हम लोग जब प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, प्रोटीन्स को जब हम लोग तोड़ते हैं तब हम लोगों को सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स ही मिलता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने बोला है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, दिस इज एसिडिक। ठीक है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ग्रुप हो गया। और ये जो NH2 है ये एमाइन ग्रुप है, मतलब ये बेसिक हो गया, दिस इज द बेसिक ग्रुप। ठीक है, ज्वीटर आयन के बारे में थोड़ी देर में आ रहा हूँ, पहले बाकी चीज समझ लेते हैं। एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड्स होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बिहेव्स लाइक सॉल्ट्स रेदर देन सिंपल एमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सॉल्ट की तरह ज्यादा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एमाइन तो है नहीं या फिर सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है नहीं, इसमें दोनों ही ग्रुप है। दोनों ही ग्रुप के रहते हुए ये क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जैसे तुम लोग पता है कि अगर सोडियम क्लोराइड का भी हम लोग एग्जाम्पल ले लें, एक हो गया थोड़ा सा एसिडिक, ठीक है, एक हो गया थोड़ा सा बेसिक। क्लोरीन इज अ लिटिल बिट एसिडिक, सोडियम इज अ लिटिल बिट बेसिक, लेकिन जब एक साथ वो रिएक्ट करके NaCl बनता है तब वो सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। सेम गोज फॉर दिस एमिनो एसिड्स वाला थिंग। ठीक है, सेम ही चीज है। ये बोला दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, यही सब बोला है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर। अच्छा, पहले तो नाम, ठीक है, नाम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक चीज यहाँ पे सीख लो,
कि एक नाम होता है ग्लाइसिन। बहुत सारा नाम हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में ही जानेंगे, लेकिन उसमें से भी एक का नाम यहाँ पे बोल दिया मैंने, ग्लाइसिन बोल के एक एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है। सो ग्लाइसिन को छोड़ के जितना भी नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स है ना, जितना भी नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स है, वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा कार्बन होता है वो एसिमेट्रिक होता है। यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज हो सकता है, COOH यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, H यहाँ पे जा सकता है, ऐसा करके वो शिफ्ट होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। They exist both in D and L forms. Most naturally occurring amino acids have L configuration. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, L configuration है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज नॉन ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसा अगर अगर क्वेश्चन आ गया विच ऑफ दिस एमिनो एसिड्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तब आंसर होगा ग्लाइसिन, याद रखना, ठीक है। अभी आते हैं चलो ज्विटर आयन के चीज में। ज्विटर आयन के बारे में क्या बोला है कि जब जब सॉल्यूशन बनाते हैं, जब एमिनो एसिड्स का हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, तब क्या होता है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? यहाँ पे जो H है वो क्या करेगा, वो इस जगह पे आ जाएगा, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तब ये क्या करेगा, कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा, COO नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव निकल गया, और ये H पॉजिटिव आके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर को वो लोन पेयर के साथ जुड़ जाता है। सो ऐसा कुछ बना देता है, NH3 बना देता है, ठीक है, NH3 पॉजिटिव बना देता है, एंड यहाँ पे तो R ग्रुप है। सो दिस इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म, या फिर ज्विटर आयन बोल सकते हैं। दिस इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। क्योंकि ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है, दिस शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, याद रखना, दिस शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, दिस शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। ये बोथ एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। समझ आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट जो हम लोगों ने एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ा है अभी तक, जो एमिनो एसिड्स के बारे में जाना है, which exhibits एम्फोटेरिक बिहेवियर, ठीक है। ज्विटर आयन के साथ वो एम्फोटेरिक बिहेवियर एग्जिबिट करता है, ठीक है। अभी नाम भी जानना जरूरी है, कौन सा एमिनो एसिड क्या होता है। चलो अभी नाम की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन, नाम से जानने से पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, बेसिकली दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये है कि वो वी कैन क्लासिफाई अकॉर्डिंगली टू एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा बात, सिंपल सा चीज समझो। यहाँ पे CH, COOH, NH2 है एंड R है, ठीक है। चलो ये एसिडिक ग्रुप है, H तो H है, ये तो कुछ न्यूट्रल है, एंड NH2 इज बेसिक। सो नॉर्मली जब तुम सिर्फ ऐसे देखोगे उसको, तब वो क्या है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन ये R ग्रुप में भी तो एक NH2 हो सकता है, ये R ग्रुप में और एक COOH ग्रुप हो सकता है, एक एसिडिक या बेसिक ग्रुप हो भी सकता है। अगर यहाँ पे एक R में ऐसा कुछ R आ गया जिस R में COOH जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, दो एसिडिक हो गया, एक बेसिक हो गया। सो एसिडिक का बिहेवियर ज्यादा आ गया, सो इसलिए ये मॉलिक्यूल एसिडिक बन जाएगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसमें एक NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक NH2 आ गया इसमें, मतलब यहाँ पे बेसिक बिहेवियर ज्यादा आ गया। सो ये एमिनो एसिड एज अ होल बेसिक बिहेवियर ज्यादा दिखाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप है, कौन सा एमाइन ग्रुप है, कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करके एमिनो एसिड्स को हम लोग एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल बोल सकते हैं। अगर दोनों ही इक्वल होता है, एमिन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तब ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? चलो ये एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। मतलब जो एमिनो एसिड्स हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। और जो हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, एंड जिसको हम लोगों को खा के ही हम लोगों को मिलेगा, मतलब थ्रू डाइट ही हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम लोग बना नहीं सकते, तो बाहर से हम लोगों को खा के हमारे बॉडी में लेना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है, याद रहेगा। जो बनता है ऑलरेडी वो नॉन एसेंशियल, जो खाना पड़ेगा वो है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। अभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन कौन सा है, नॉन एसेंशियल कौन कौन सा है, जो नेचुरली ऑकरिंग है, ये सब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। ये रहा, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके जाएंगे, लेकिन इससे जाने से पहले जितना भी तुम लोग स्टार मार्क वाला देख रहे हो, ये जो स्टार मार्क वाला है,
These all are essential amino acids. So सबसे पहले हम लोग को essential तीन मिल गया, चार मिल गया, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन एंड आर्जिनाइन एंड लाइसिन। अच्छा चलो पांच मिल गया, ठीक है। पांच यहाँ पे एसेंशियल एसिड ऑलरेडी हम लोगों को मिल गया। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप होता है, ये वाला सेक्शन मतलब आर ग्रुप का, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ये टेबल उठाया है, ठीक है। ये मतलब आर ग्रुप है, ये एच है। एच है मतलब ये सब बैलेंस्ड है, मतलब ये न्यूट्रल ही होगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेटर सिंबल क्या होगा, ग्लाइसिन, और 1 लेटर कोड क्या होगा, जी, ठीक है। एलानिन का CH3 ग्रुप आता है, ALA एंड A। रेलाइन का क्या आता है, CH3 2 टाइम्स CH, मतलब एक ब्रांचिंग जैसा आ जाएगा, दिस इज रेलाइन। आइसोल्यूशन मैं एक बार छोटा सा करके ड्रॉ करता हूँ तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे बना लिया CH, यहाँ पे है NH2 एंड यहाँ पे R। सपोज वेलाइन का अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, CH3 ऐसा आएगा। सो दिस इज वेलाइन, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट वेलाइन के नेक्स्ट में क्या है, ल्यूसिन के बारे में बोलूँ, सो ये आएगा ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। दिस इज ल्यूसिन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे आइसोल्यूशन के बारे में। अगर देखेंगे आइसोल्यूशन का तो चलो स्ट्रक्चर ही दे दिया है, CH3, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH2 CH3, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्जिनाइन के बारे में देखेंगे। आर्जिनाइन का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन समझ सकते हो कुछ ऐसा होगा, CH2 फिर NH, फिर C, जहाँ पे NH2 डबल बॉन्डेड NH, ऐसा है, ठीक है। दिस इज आइसोल्यूशन, सॉरी दिस इज आर्जिनाइन। फिर नेक्स्ट लाइसिन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, लाइसिन इज छोटा सा, CH2 चार बार होगा, CH2 मान लो यहाँ पे चार बार है, फिर उसके बाद NH2 है, ठीक है। सो दिस इज लाइसिन। फिर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का क्या है, ग्लूटामिक एसिड का, हाँ ग्लूटामिक एसिड मतलब एक COOH ग्रुप ज्यादा आ गया, ये एसिडिक बिहेवियर करेगा, ठीक है। CH2 CH2 COOH ऐसा है, दिस इज ग्लूटामिक एसिड। एंड एस्पार्टिक एसिड में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक CH2 देन डायरेक्टली COOH, ऐसा है, ठीक है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स है जो तुम लोग आराम से समझ सकते हो, ठीक है। नाम भी ऐसा है, LEUILEIRG, सिर्फ देख के ही तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही तुम लोग देखोगे इसको याद कर सकोगे, एंड मैं बोलूंगा तुम लोग जब नोट्स बनाओगे इसको अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। एंड स्पेशली द एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, आर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लाइसिन का भी थोड़ा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, और भी है। एस्पर्जिन क्या है, एस्पर्जिन का ऐसा होगा, ASNN। थ्रियोनाइन, दिस इज ऑल्सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सेराइन, सिस्टेनाइन, सिस्टाइन, मिथियोनाइन, फिनाइलएलानिन एंड टाइरोसिन, यहाँ पे और भी है। एंड देन उसके बाद भी और है, सिर्फ तुम लोग इसको अच्छे से देख लो, जान लो। यहाँ पे जो टाइरोसिन है ये PHO है, ठीक है, मतलब P पोजिशन में, ठीक है। C6H4 मतलब बेंजीन रिंग है, उसका P पोजीशन में HO है, ठीक है, पैरा पोजीशन में। डोंट बी कंफ्यूज ये P क्या है, ठीक है। सो सेरेन, सिस्टाइन, मिथियोनाइन, फेनाइलएलानिन, टाइरोसिन, हम लोग देख के ही हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा है क्या है, 3 लेटर बोर्ड से। इसको भी याद कर सकते हो अगर तुम लोग चाहते हो। अगर मैं बोलूंगा कि याद कर लो, क्योंकि यहाँ से MCQs भी आ सकता है। नेक्स्ट लास्ट तीन जो है वो है ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडाइन एंड प्रोलिन। यहाँ पे ये दोनों एसेंशियल है, ठीक है। ये रहा तुम लोगों का ट्रिप्टोफैन का बहुत बड़ा लंबा सा स्ट्रक्चर है, उसमें से ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडाइन का स्ट्रक्चर बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में। इवन इन स्टेट बोर्ड्स आल्सो दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन हिस्टिडाइन का, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ करने के लिए देता है, ठीक है। प्रोलाइन तो उतना नहीं आता, वरना बाकी दो का आता है, ठीक है। सिंपल सा चीज है, समझ आ गया। ये है हम लोगों का कॉमन एमिनो एसिड, उसमें से एसेंशियल वाला हम लोगों ने स्टार मार्क करके, जो तुम लोगों के अकॉर्डिंगली इन योर बुक इट इज गिवन, ठीक है। अब ये जो नाम है, नाम के बारे में भी बुक में एक चीज दिया हुआ है, एक थोड़ा सा स्टोरी, बैक स्टोरी दिया हुआ है। ये जो ग्लाइसिन जो नाम था ना, सपोज ग्लाइसिन जो तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का नाम ग्लाइसिन क्यों आया, क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो थोड़ा स्वीट टेस्टिंग है, वो खाने में थोड़ा मीठा मीठा है। इसलिए जो ग्रीक है, ग्रीक में एक वर्ड होता है ग्लाइकोस, ठीक है, ग्लाइकोस, जहाँ से ग्लूकोज भी आया है, इसलिए वो उसका नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया। फिर एक एमिनो एसिड है टाइरोसिन, टाइरोसिन, ठीक है।
टायरोसिन फर्स्ट जो ऑब्टेन हुआ था वो एक चीज से हुआ था, चीज खाने वाला जो चीज पिज्जा के ऊपर देते हैं ना, चीज, चीज से हम लोगों को ये अमीनो एसिड मिला था। सो चीज को ग्रीक में बोलते हैं टाइरोस। टाइरोस मिल्क, मिल्क सॉलिडिफाइड मिल्क मतलब चीज। सो यहाँ से ही टाइरोस से मिल गया हम लोग को टायरोसिन। ठीक है, अमीनो एसिड्स का नाम हो गया टायरोसिन। ऐसे करके बहुत सारा ऐसा, मतलब ये सब ट्रिवियल चीजें हैं। ठीक है, इवन इवन दो तुम लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में जरूरत नहीं है, लेकिन मे बी हु नोज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट बीट के पेपर में ये सब भी पूछ सकता है। सो हम लोगों को सब कुछ कवर करना है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, स्ट्रक्चर लेवल से पहलने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, ये जो पेप्टाइड लिंकेज है उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा चीज लूंगे। सपोज मैंने दो एमिनो एसिड्स ले लेता हूँ, मैं ग्लाइसिन ले लेता हूँ, एलानिन ले लेता हूँ। सिंपल सिंपल सा है। सपोज मेरे पास है CHH, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया H2N, यहाँ पे COOH। सर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन। और मैंने यहाँ पे एक एलानिन वाला ले लेता हूँ, H2N CH, CH को इधर लिख देता हूँ तो समझने में तुम लोगों को इजी हो जाएगा, एंड COOH। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन। बहुत ही सिंपल सा दोनों स्ट्रक्चर लूंगा मैं। फिर क्या हो जाएगा, देखो, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे होगा। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज जो होगा वो इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा। कैसे होगा, यहाँ से H2O रिलीज होगा। H2O मतलब यहाँ से एक H, यहाँ से एक OH बाहर जा जाए, चला जाएगा, मतलब -H2O हो जाएगा। फिर ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे तरह से होगा, H2N CHH, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर से CO बचेगा क्योंकि OH निकल गया। फिर इस स्ट्रक्चर से H2N से सिर्फ NH बचेगा, NH बचेगा, या फिर ऐसे मान लो HN बचेगा। फिर कार्बन, हाइड्रोजन, CH3 COOH, ये एलानिन, ये ग्लाइसिन, दोनों मिला के क्या हो गया, ये ग्लाइसिन एलानिन हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अभी मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक चीज बोला था कि ये जो प्रोटीन्स होता है, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। सो दिस इज ए अल्फा एमिनो एसिड्स, दिस इज ए अल्फा एमिनो एसिड। दोनों ही अल्फा एमिनो एसिड्स है, दोनों को जुड़ दिया तो ये एक पॉलीमर बन गया। ठीक है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इस बॉन्ड को हम लोगों ने क्या नाम दिया, CONH बॉन्ड को हम लोगों ने नाम दे दिया था पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो उसमें दो एमिनो एसिड जुड़ा हुआ होगा, एटलीस्ट दो जुड़ा हुआ होगा। सो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाइपेप्टाइड। ये जो प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया डाइपेप्टाइड। मान लो यहाँ पे कुछ और एक प्रोटीन है, सो ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ से OH रिलीज होगा, उसके से H2N से एक H रिलीज होगा, H2O रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे 3 एमिनो एसिड जुड़ जाएगा, तब उसका नाम हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड। समझ रहे हो यहाँ तक? ठीक है, ऐसे करके और एक हो गया तो टेट्रापेप्टाइड होगा, फिर नेक्स्ट पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ऐसे करते करते उसका नाम बढ़ता रहेगा। जब वो 10 से ज्यादा हो जाएगा, 10 से ज्यादा हो जाएगा, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, मोर देन 10 जब होगा तब उसका नाम हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अभी मान लो मेरे पास एक पॉलीपेप्टाइड है, मोर देन 10, सो बहुत कुछ हो सकता है, 10 11 12 14 20 30, ऐसे करके। मान लो मेरे पास एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है, एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है जिसमें पॉलीपेप्टाइड which has more than 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स मतलब, 100 यूनिट्स मतलब 100 एमिनो एसिड्स एक साथ लिंक। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट से ज्यादा अगर हो जाता है, तब हम लोग उसको नाम दे देते हैं प्रोटीन्स। तब हम लोग उसका नाम दे देते हैं प्रोटीन्स। बट इसमें भी एक बहुत बड़ा बट है। क्या है? ये जो प्रोटीन्स है और पॉलीपेप्टाइड्स का जो डिस्टिंक्शन है कि क्या 100 से ज्यादा होने से ही पॉलीपेप्टाइड, सॉरी 100 से ज्यादा होने पर ही पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बन जाएगा, 100 से नीचे क्या प्रोटीन नहीं बनेगा?
सो ये जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन भी, जैसे कि तुम लोगों के बुक में एक एक्सेप्शन भी है। जैसे एक प्रोटीन होता है इंसुलिन बोल के, ठीक है? इंसुलिन इज अ प्रोटीन, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन इंसुलिन में कितना यूनिट्स है पता है? ओनली 51 अमीनो एसिड्स। ओनली 51 अमीनो एसिड्स, मतलब 51 यूनिट्स है सिर्फ। अगर सिर्फ 51 यूनिट्स है तो 100 से बहुत कम, आधा हो गया 100 का। सो उसको, उस पॉलीपेप्टाइड को तो हम लोग प्रोटीन माने जनरली नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन ऐसा है इंसुलिन, इसको हम लोग प्रोटीन बोल सकते हैं। सो दिस इज नॉट वेरी शार्प, दिस इज नॉट वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन, ठीक है? ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है कि 100 यूनिट बढ़ना पड़ेगा जिसका मास 1000 यू से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है? इज ग्रेटर देन 1000 यूनिट से 10,000 यूनिट से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है? तो इज अ स्मॉल डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, जिसमें एक्सेप्शन भी है। सो पेप्टाइड समझ आ गया, डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड समझ आ गया, एंड कौन सा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होगा ये भी हम लोगों को समझ आ गया। अभी स्ट्रक्चर के बारे में जाते हैं। मतलब एमिनो एसिड्स तो हम लोगों को पता है, ऐसे जुड़ते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा, तब प्रोटीन कैसा दिखेगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन। अभी प्रोटीन का टोटल 4 स्ट्रक्चरल लेवल्स होता है। अभी ये 4 स्ट्रक्चरल लेवल्स होता क्या है? मतलब देखो, मान लो दिस इज मान लो दिस इज अ छोटा सा यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है? ये और एक छोटा सा यूनिट ऑफ प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है। ये ग्लाइसिन हो गया, ये एनालिन हो गया, फिर से एक ग्लाइसिन आ गया मान लो, फिर से एक दूसरा आइसोल्यूसिन आ गया, फिर दूसरा आ गया। ऐसे करते करते पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता गया इन दोनों, इन सब के बीच। ऐसे करते करते ये एक धागा जैसा बन गया। जैसे ही धागा जैसा बन गया, मान लो इसमें 150 यूनिट्स हो गया, ठीक है? टोटल 150 यूनिट्स आ गया, एंड इसका मैंने नाम दे दिया, दिस इज अ प्रोटीन नोन एज वट एवर इट इज, ठीक है? इसका नाम दे दिया मैंने केराटिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ केराटिन। सो ऐसा जो लंबा मोतियों की माला जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, जहां पे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अमीनो एसिड्स बैठ के एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर। Specific sequence of amino acids with a polypeptide chain where any alteration in this exact sequence produces entirely different protein। क्योंकि इसमें अगर मान लो कि केराटिन में GA G A फिर I आना पड़ेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज करके GAGIA बना दिया। मान लो अगर मैंने यहाँ पे IA बना दिया गलती से, तो ये दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। ये दूसरा प्रोटीन फिर सब सेम रखा तो ये दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, उसका नाम कुछ और हो जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है? सो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाता है। लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा? ये थोड़ा सा अपने आप में ही बॉन्डिंग बना लेगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, ठीक है? मतलब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा जैसा होता है वैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, कॉमनली फॉर्मिंग एन अल्फा हेलिक्स, ठीक है? commonly forming a alpha helix right handed view या फिर बीटा प्लेटेड स्ट्रेट चेन्स लाइक साइड बाय साइड बोथ स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? क्या होगा? वो अपने आप में ही थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हिल जाएगा, करने के बाद अपने आप में ही विद इन द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसा? आइदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। कैसा होता है? ये होता है, दिस इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, दिस इज द बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है? ऐसे करके तेरा मेरा टाइप का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, या फिर बीटा प्लीटेड, ऐसे ऐसे करके शीट्स जो कि हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? ऐसा करके ये हो गया उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा? बहुत सारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर बेंड हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरलैप करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? फर्दर फोल्डिंग ऑफ चेन इनटू फाइनल फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब होगा तब सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर लेगा जो फिर से वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फिर से मुड़ना स्टार्ट कर देगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड वो उसमें बहुत सारा बॉन्डिंग आ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकता है, डाइसल्फाइड लिंकेज आ सकता है, वेंडरवाल्स हो सकता है, या फिर बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है? एंड देन उसके बाद लास्ट में आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में पाया जाता है,
This differs a specific spatial arrangement of two or more polypeptide chains known as subunits with respect to one another. मतलब यहाँ पे बहुत सारा अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स टू और मोर, ठीक है, एक लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं, सपोज मान लो दो तीन ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर मतलब इंटरलॉक होके एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट करके 3D स्ट्रक्चर, ऐसा 3D स्ट्रक्चर बॉल जैसा अगर बन जाता है तब उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अभी मैं तुम लोगों को एक चीज इन दैट सेंस तुम लोगों को समझाता हूँ डे टू डे लाइफ से। सपोज मान लो तुम्हारे पास एक लंबा सा धागा है, ठीक है, लंबा सा धागा है, दिस इज योर प्राइमरी, सिंपल, इसमें धागा में बहुत सारा एमिनो एसिड्स होता है, सो दिस इज द लंबा धागा इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी इस धागे को तुमने यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लिया, ऐसे करके फोल्ड कर लिया, ठीक है, मान लो 2 बार फोल्ड कर लिया, ऐसे कर दिया, या फिर 3 बार फोल्ड कर लिया, लंबा सा धागा है तो तुमने ऐसे 3 बार फोल्ड कर लिया, सो दिस इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी धागा को तुमने यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा और ट्विस्ट कर दिया, सो धागा कुछ ऐसा ऐसा, मतलब क्या इसको ट्विस्ट कर दोगे तो धागा ऐसा ऐसा कुछ ट्विस्टेड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा एक ट्विस्टेड फॉर्म बन जाएगा ना धागा का, दिस इज योर टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड मान लो तुम्हारा ये जो ग्रीन धागा है, ग्रीन धागे के साथ एक रेड कलर का धागा भी है जिसका टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इन दोनों को तुमने मिला दिया, सो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, जो 3D स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ग्रीन तो है ही, उसके बीच बीच से मिडिल मिडिल में ये रेड भी हो गया, दोनों का ऐसा एक अरेंजमेंट हो गया, दिस इज योर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है थोड़ा सा कैसा होता है? दिस इज द वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, ऐसा एक्चुअली में बहुत कुछ होता है, बहुत केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसको अभी के लिए नहीं है इसलिए मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दिस इज द बेसिक आइडिया, ऐसा होता है, मैं डे टू डे लाइफ से तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है, ये तुम्हारे बुक से ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर लिया, सो दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे 2 लिंकेज हो सकता है, ये दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 1, सो 2 यहाँ पे आ गया। मान लो ये रेड वाला धागा है जो यहाँ से गया, एंड मान लो ये ग्रीन वाला धागा है जो ऐसे करके ऐसे चला, तो दिस इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो 3D स्पेस में 2 अलग अलग जगह को ऑक्यूपाई करके एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अभी डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? नेटिव जो प्रोटीन होता है, जो हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है, मान लो कि तुमने अपने कुछ तुमने खाया, दाल खाया या फिर एग खाया या फिर मीट वगैरह कुछ खाया जहाँ से तुम लोगों को प्रोटीन मिला, ये जो प्रोटीन रहता है ये एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रहता है, क्योंकि अगर वो मान लो ये जो तुम लोगों का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में रहता है, क्योंकि ये जरूरी है एक्टिव बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। अगर ये लंबा एक चेन जैसा हो गया तब वो मतलब ऐसा एक्टिवली वो बायोलॉजिकल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उसको ऐसा कुछ बॉल जैसा कुछ 3D स्पेशियल स्पेस में कुछ स्पेस उसको ऑक्यूपाई करना है, एक स्पेशल अरेंजमेंट में उसको रहना है ताकि वो एक्टिव रहे, ठीक है। फिर क्या होता है जब कोई फिजिकल चेंज आ जाता है इस प्रोटीन में, जैसे कि मान लो कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ या फिर केमिकल चेंजेस कुछ हुआ, पीएच थोड़ा शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। इसके वजह से जो हिलिक्स रहता है, ये जो हिलिक्स बनता है, ऐसा ऐसा हिलिक्स बन रहा है, या फिर ये जो हिलिक्स है तुम लोगों का, ये जो हिलिक्स है, ये जो हिलिक्स है, ये क्या हो गया, ये टूट गया, हिलिक्स जो होगा वो टूट जाएगा, अनकॉइल हो जाएगा, प्रोटीन जो है उसका बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो लूज कर देगा, ठीक है। तो क्या बोला है, जो यही प्रोसेस का नाम है डीनेचरेशन, ठीक है। जब कोई चेंज आता है, कोई केमिकल चेंज आता है या फिर फिजिकल चेंज आता है जिसके वजह से प्रोटीन उसका अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ड्यूरिंग डीनेचरेशन जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो इंटायरली डिस्ट्रॉय हो जाता है, व्हाइल प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। सो वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में आ जाता है। फिर सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को हम लोग तोड़ नहीं सकते, नॉर्मली हाइड्रोलाइसिस से ही सिर्फ टूटता है। सो जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर रहेगा उससे अगर हम लोगों को नॉर्मल
स्ट्रक्चर चाहिए, जो हम लोग को प्राइमरी स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, जिस प्रोसेस से हम लोग को मिलेगा उस प्रोसेस का नाम ही है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल क्या है, जो बॉइलिंग एग वाइट्स होता है, ठीक है। जब तुम लोग कच्चा अगर अंडा को देखोगे तो उसका जो वाइट वाला सेक्शन रहता है, ठीक है, जो एल्बुमिन होता है, वो क्या होता है, वो लिक्विड लिक्विड रहता है कच्चा अंडा में। लेकिन जब उसको तुम बॉयल करते हो, क्या होता है, उसका जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये जो 3D स्ट्रक्चर है, ये टूट गया, अल्फा हेलिक्स टूट गया। क्योंकि यहाँ पे हेलिक्स जो है वो अनकॉइल होके सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ गया, तब वो सॉलिडिफाई होके व्हाइट कलर का बन जाता है। एल्बुमिन क्या व्हाइट कलर का रहता है? नहीं रहता। कच्चा फॉर्म में क्या व्हाइट कलर का रहता है? नहीं रहता, ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तब वो डीनेचर हो जाता है उसका प्रोटीन, फिर वो सॉफ्ट मतलब व्हाइट कलर का एक सॉलिड बन जाता है, ठीक है। या फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से जब मिल्क सॉलिड्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, जो दही हम लोग खाते हैं, पनीर, या फिर जो हम लोग चीज खाते हैं, वो क्या है, वो तो मिल्क सॉलिड्स ही है ना, मिल्क का जो प्रोटीन है वही है ना। तो उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? नॉर्मली तो वो लिक्विड में रहता है। जब भी हम लोग कुछ ऐसा चीज दे देते हैं, खट्टा चीज, सार चीज दे देते हैं, लेमन जूस दे दिया, विनेगर दे दिया, या फिर कैल्शियम लैक्टेट बोल के कुछ पाउडर भी आता है कॉमर्शियल स्केल में, पनीर बनाने के लिए जो कैल्शियम लैक्टेट दे देता है, वो क्या करता है, वो प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, प्रोटीन को सेपरेट आउट कर देता है, सॉलिड बनाने की मतलब सॉलिड बना देता है, ठीक है, लंबा सॉलिड बना देता है। तब हम लोग उसको फिर सुखा के खा सकते हैं, आराम से चीज बना के खा सकते हैं, ठीक है। दिस इज द डीनेचरेशन प्रोसेस। ये जो हम लोगों के बॉडी में भी होता है, इन आवर बॉडी दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। जो हम लोगों के बाहर का जो फूड है, जहाँ से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, वहां से भी होता है। तो चलो, इसी के साथ इस लेक्चर को कर देते हैं खत्म। यहाँ तक ही तुम लोगों का प्रोटीन का सेक्शन था। जितना भी प्रोटीन का सेक्शन है इसी लेक्चर में कंप्लीटेड है। तुम लोगों को क्या याद करना है, तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स मैं तुम लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिया है वो याद करना है। एंड प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल लेवल्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये सब तो बहुत अच्छे से करके जाओ। दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में है, सो मन लगा के पढ़ो, इसका नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा है, प्लीज लाइक कर दो, प्लीज ये शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो। बायोमोलिकुल्स का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक में, वहाँ पे हम लोग एंजाइम, विटामिन ये सब सीखेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। वहाँ पे बहुत सारे विटामिन का नाम वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग सीखेंगे। सो डोंट मिस इट। सो ताकि तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए, सब्सक्राइब कर दो, और वो जो बेल वाला आइकन है वो भी दबा दे। इसके अलावा दो काम तुम लोगों का और भी है। एक तो है कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट कर देना। अगर बुरा लगा है, उतना अच्छा नहीं लगा, उस उतना अच्छे तरीके से तुम लोग समझ नहीं पाए, तो वो भी कमेंट करके बता देना, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। कोई डाउट्स भी हो तो भी कमेंट सेक्शन में तुम लोग डाल सकते हो, वहां से हम लोग आप लोगों को मदद कर देंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ हाइप वाला बटन अगर आप लोगों के यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब ऐप में आ गया है, हाइप वाला ऑप्शन, तो हाइप करके इस वीडियो को दूसरे जो स्टूडेंट्स है वहाँ उन तक पहुंचाइए, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलो, इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो तुम लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये जो लेक्चर्स लाइसेंस को डाउनलोड करो, ताकि नोट्स बनाने में तुम लोगों को भी और भी आसानी हो जाए। चलो, यहाँ तक ही लेक्चर था। प्रोटीन सेक्शन खत्म हो गया है, नेक्स्ट विटामिन सेक्शन होगा। नेक्स्ट लेक्चर के इंतजार में रहो, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक में ही हो जाएगा। तब तक के लिए तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक में, जहाँ पे हम करेंगे विटामिन एंड एंजाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर। तुम लोग पढ़ते रहो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।